सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और इस वक्त मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत कायम हो चुकी है, लेकिन हुकूमती जमातों में भी और अपोजिशन जमातों में भी इख्तलाफात की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के अलावा मुस्लिम लीग नून के दीगर आला ओहदेदार और हुकाम भी मौजूद थे। और वहाँ पर कुछ खबरें इस तरह की निकल कर सामने आई हैं कि नवाज़ शरीफ इस वक्त तक हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है। गो कि अभी बड़े इनिशियल डेज़ हैं, लेकिन वो अभी से हुकूमत को याद दिला रहे हैं कि जो आपका मंशूर था उसको आपको नहीं भूलना चाहिए। जो वादे आपने आवाम से किए थे उसको ज़रूर याद रखें, और महंगाई पर काबू किस तरह पाना है, ये जो सर अहम मसला इस वक्त इस हुकूमत को दरपेश है, उसकी जानिब भी उन्होंने तवज्जो दिलाई। और साथ साथ ये भी कहा कि जो अहम फैसले हैं वो मुशावरत के बगैर नहीं किए जाएँ। क्या कुछ फैसले नवाज़ शरीफ की मुशावरत के बगैर किए जा रहे हैं? क्या मामलात पर उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा? ये ज़ाहिर है कि ये ऐसी सूरत हाल है कि इस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है, चूँकि मियाँ नवाज़ शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायदे हैं, और जब वो लंदन में मौजूद थे तब भी तमाम फैसले उनकी मशावरत से किए जाते थे। और फिर ये जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है, इसमें भी मुख्तलिफ इशूज़ पर हमें इख्तलाफ राय नज़र आया है। जब प्राइवेटाइजेशन की बात हुई तो पीपल्स पार्टी उस पर राज़ी नहीं है। नून लीग अपने नए वज़ीर ख़जाना के ज़रिए प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। तो ये इत्तेहाद कितनी कामयाबी के साथ चल सकता है? और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अब कुछ इशूज़ का सामना है, और कौमी असम्बली में जो उनके अपोजिशन लीडर हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर अरकान तब्दील करवाना चाहते हैं। तो ये मामला उनकी सियासत के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, इन तमाम मसाइल पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान हैं। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो मियाँ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है, इसको हम किस तरह से देखें? मियाँ नवाज़ शरीफ ये चाहते हैं कि जो मंशूर था इस वक्त मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन से पहले, उस पर अमल किया जाए। हुकूमत की अपनी मुश्किलात और अपने चैलेंजेस हैं, तो ये मामलात को आप कहाँ जाते देख रहे हैं हुकूमती सतह पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुस्लिम लीग का मंशूर तो था कि पाकिस्तान को नवाज दो, तो मंशूर जो था वो तो चलने से पहले ही बैठ गया। अब जो इस वक्त की सूरत हाल है वो ये है कि अब शहबाज साहब वजीर आजम हैं, और उन्हें ये फैसला करना है कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब की हिदायत के मुताबिक चलना है या उन्होंने SIFC के एजेंडे को लेकर चलना है। मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने चलना है, और ये जो हुकूमत उनको दी गई है, ये हुकूमत उन्होंने आवाम के जोर से नहीं ली, ये हुकूमत उन्होंने अपने वादों और अपनी इस एतमाद पे ली है कि वो हर वो काम करेंगे जिसके नतीजे में SIFC का एजेंडा जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। आप याद होंगे, मैंने पिछले 6 महीने पहले जब कहा था कि मियाँ साहब वजीर आजम नहीं बनेंगे, तो मैंने ये कहा था कि मियाँ साहब का मिजाज और तबीयत ऐसी है कि वो किसी डिसिप्लिन्ड एजेंडे को लेके नहीं चल सकते, लेकिन आइंदा जो हुकूमत आएगी उसको SIFC के एजेंडे को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क के पास स्पेस नहीं। लिहाजा अब जो है शहबाज साहब के पास इसके अलावा मुझे कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा कि वो SIFC के एजेंडे को लेकर चलें। और मियाँ साहब को, अगर मियाँ साहब के एजेंडे ने चलना होता तो वजीर आजम होते, जिस तरह मैंने कहा कि वो तो एजेंडा तो वो था कि पाकिस्तान को नवाज दो, तो पाकिस्तान को नवाजा तो नहीं गया। लिहाजा अब जो हकायक हैं, जमीनी हकायक, जिसका राना सनाउल्लाह साहब ने इशारा भी किया कि 2 गुजरा जो है वो इस हुकूमत का वो है, मतलब चलने की कंटिन्यूटी का सर्टिफिकेट है। मैं नहीं समझता कि कोई फर्द और पार्लियामेंट का कैबिनेट में मौजूद कोई सही वो हुकूमत के लिए जो है वो कोई हैसियत रखता। मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि वो उस एजेंडे को लेके चले जिस एजेंडे के तहत इस हुकूमत को बनाया गया। सही। तो जाहिर है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, दुरानी साहब ये चाहते हैं कि हर अहम मसले पर उनसे, हर अहम मौजू पर उनसे मुशावरत की जाए। अब अगर SIFC वाले एजेंडे को लेकर शहबाज शरीफ साहब को चलना है, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की इस वक्त सियासी पोजीशन क्या रहेगी? फिर वो पार्टी के एक अलामती कायद के तौर पर मौजूद रहेंगे, और जाहिर है फिर हुकूमती फैसलों में तो कहीं उनका अमल दखल मौजूद नहीं रह पाएगा।
देखिए, इवन जब पिछली पीडीएम की हुकूमत थी ना, जो 16 महीने वाली थी, उसके दौरान भी जो शहबाज साहब के लोग थे, उन्हें गिला ये था कि बाहर से बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस थी और मुआशी मामलात के अंदर इसाकदार साहब की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस थी, जिसकी वजह से उनको डिलीवरी में प्रॉब्लम आई थी। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब, देखें, उन्होंने कभी जमहूरियत के लिए या जमहूरी पार्टी बनाने के लिए या जमहूरी रवायात के लिए तो काम किया नहीं। उन्होंने सिर्फ अपने खानदान के लिए काम किया। उन्हें अब इस पे मुतमईन हो जाना चाहिए कि उनके खानदान के 2 अफराद जो हैं वो अहम हुकूमती ओहदों तक पहुंच चुके हैं। मतलब वजीर आला उनकी साहबजादी हैं माशाल्लाह, और वजीर आजम उनके भाई हैं। इसके बाद उन्हें आराम करना चाहिए, लंदन में करें, यहाँ करें। फिर यह है कि उनका जो असल डिमांड थी या जो उनका मुतालबा था कि उनके तमाम केसेस ख़त्म किए जाएं, उनके बच्चों की केसेस ख़त्म किए जाएं, मुल्क की मईशत बहाल हो या ना हो, उनकी इज्जत बहाल की जाए, तो वो सब चीज़ें उनकी बहाल हो गई। तो अब जो है उन्हें इस चीज़ के ऊपर सुकून पकड़ना चाहिए और सुकून से ज़िंदगी गुजारनी। सही। और दुनाई साहब, अगर ये SIFC के एजेंडे को लेकर शहबाज साहब आगे बढ़ते हैं तो फिर उनकी ज़ेर सरपरस्ती इस वक्त जो हुकूमत है वो कितनी ही कमज़ोर क्यों ना हो, फिर वो ज़ाहिर है कामयाबी के साथ आगे तो बढ़ती रहेगी, चूँकि वो उस एजेंडे को लेकर चल रहे होंगे, तो फिर उनके इत्तेहादी भी उनके साथ रहेंगे। शायद किसी को बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं होगी, कोई हुकूमत को ब्लैकमेल भी नहीं कर सकेगा। तो फिर इसका मतलब मामला खुश असलूबी से आगे चलते रहेंगे अगर शहबाज साहब SIFC वाले ट्रैक पर चलते हैं तो। देखिए, SIFC का जो ट्रैक है वो डिपेंडेंट है हुकूमत की डिलीवरी के ऊपर। मैंने तो एक तो बेसिक बातें देखी कि कुछ इकदाम अब उठाने हैं, ये बात आपको भी क्लियर रहे और सबको क्लियर रहे कि जो है IMF का जो दी हुई इमदाद है, उसके नतीजे में मतलब हुकूमत तो चल सकती है, उसके नतीजे में मुल्क नहीं चल सकता। मतलब जो कर्जा होता है IMF का, वो हुक्मरानों को बचा सकता है, मुल्क की मईशत को नहीं चला सकता। मुल्क की मईशत को चलाने के लिए मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, मुल्क के अंदर ऐसे इकदामात उठाने पड़ेंगे जिनके नतीजे में मुल्क की आमदन में इजाफा हो। अब अगर ये हुकूमत डिलीवर कर देती है, पिछले 52 साल की हिस्ट्री हमारे सामने है कि इन्हीं 2 खानदानों की हुकूमतें रही हैं, पीपल्स पार्टी की और नून की, और उन सब ने मिल के लीड किया है इस खित्ते में, पाकिस्तान को लीड करवाया है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके हुक्मरान इतने अहल हैं कि वो इस सबसे आगे बढ़ती हुई मईशत को इतना नीचे ले गए हैं कि अब कोई भी इससे नीचे बाकी नहीं बचा। लिहाजा अगर आपने वाकई डिलीवर करना है तो मैं समझता हूं कि SIFC के एजेंडे के मुताबिक तो आपको चलना पड़ेगा, पर एट द सेम टाइम मुल्क की आमदन, अवाम का रिलीफ और मुल्क की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए जो इक़दामात हैं वो तो कामयाबी की अलामत बन सकते हैं। लेकिन हुकूमत की अलामत जो है वो तो ताबेदारी थी, उस ताबेदारी पे ये आ गए हैं। अब ताबेदारी के बाद डिलीवरी भी इन्हें करनी पड़ेगी, और अगर नहीं करेंगे तो फिर हार का तो कोई बात नहीं होता। ठीक है, तो अब्दुल्लाई साहब, ये ज़ाहिर है इस वक्त हुकूमत के अंदर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग को आप ले लें प्राइवेटाइजेशन के मामले पर, फिर खुद नून लीग के अंदर भी इख्तलाफात हैं। अब मुख्तलिफ इशारों में और कुछ रहनुमा बराह रास्त भी आकर गुफ्तगू कर रहे हैं। आप इस वक्त ख्वाजा आसिफ वाला मामला ले लें, हनीफ अब्बासी साहब वाला मामला ले लें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो बहुत पहले किनारा कश हो गए थे और उनकी भी आप गुफ्तगू सुन लें। उन्हें लग रहा है कि ये हुकूमत इस वक्त नहीं चल सकेगी, पहले मईशत को ठीक करना पड़ेगा, कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे कि जो कमियाँ खामियाँ पिछले अदवार में रह गई हैं उनको पूरा किया जा सके। तो ये कितनी मजबूत और मुस्तहकम ये हुकूमत है, ये आगे आपको पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से चलती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये दोनों पार्टियां जो हैं, जो अब इस वक्त तक एक दूसरे की सपोर्ट के जरिए चलने की कोशिश कर रही हैं, ये 2 वो किरदार हैं जिन्होंने अपनी मारूसी सियासत के जरिए पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर दी। इनकी ही परफॉर्मेंस थी जिसके नतीजे में पाकिस्तान आज सिर्फ कर्जों का ढेर रह गया है। इन्हीं की परफॉर्मेंस है जिसके नतीजे में PIA, जिसने मतलब एमिरेट से लेके इस खित्ते की तमाम जो बड़ी एयरलाइंस हैं जो आज कामयाब हैं उनको बनाया था, वो PIA आज खसारों के पहाड़ों के नीचे दबी हुई एक हकीकत है। ये इन्हीं ही की मेहरबानियां हैं, ये इन्हीं के दिए हुए तोहफे हैं इस मुल्क को और इस मुल्क की मईशत को। अब आगे ये इनके मिलने की वजह से मुल्क को क्या तोहफा मिलेगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये
हूँ कि चूंकि मैं मुल्क का एक खैरखा हूँ, मैं मुल्क के अंदर रहने वाला हूँ, हमने यही रहना है, ना हमारा बाहर कुछ है, ना हम कुछ करने पे तैयार हैं। लिहाजा हमारी ये ख्वाहिश होगी कि ये हुकूमत डिलीवर कर सके, लेकिन इस हुकूमत को डिलीवर करने के लिए अपनी रवायत से बाहर आना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि ये अपनी रिवायत से बाहर रखते हैं या नहीं रखते, मुझे इस पे बहुत शक है। तो दुआएं साहब, ये जो दो बड़ी जमातें इस वक्त हुकूमत में है, अब इनके अलावा जो तीसरे ऑप्शन के तौर पर जब जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सामने आई, तो उनके पौने 4 साल के भी जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कुछ खास मुख्तलिफ तो नहीं है इन दोनों जमातों से, यानी मुआशी कारकर्दगी उनकी भी कमोबेश ऐसी रही है, बल्कि शायद कुछ शोबों में इनसे भी ख़राब रही है। तो इस वक्त फिर पाकिस्तानी कौम के पास क्या ऑप्शन है? इस इलेक्शन से पहले भी कौम बेबस थी कि इन्हीं में से किसी को वोट देना है, और इलेक्शन के बाद भी सूरत हाल कमोबेश हुई है, तो ये आगे कुछ तब्दील होने जा रहा है या बस इसी हुकूमत पर ही अब हमें निसार करना है कि यही परफॉर्म करे? देखिए, ये जो 3 साल और 4 साल की आपने बात की ना, ये बहुत अच्छा एक वो इशारिया है जिसको हमें देखना चाहिए कि अगर ये 4 साल को 5 साल होने दिया जाता तो कम से कम दूध का दूध, पानी का पानी तो हो जाता। कम से कम आज जो अवाम को एक ऑब्सेशन है या एक लीडरशिप जिनके बारे में वो ये समझते हैं कि वो डिलीवर कर सकती थी, वो इशू तो सेटल डाउन हो जाता। आज अगर जो भी मुंतखब हुए थे उनको हुकूमत दे दी जाती तो कम से कम ये सवाल हमें ना करना पड़ता। अवाम खुद ही, अवाम की जूतियां सबसे मजबूत होती हैं किसी लीडर को फारिग करने के लिए। अब जब भी आप फरागत की कोशिश करते हैं आर्टिफिशियल तरीकों से, तो फारिग तो कोई होता नहीं है, मुल्क फारिग हो जाता है। तो इस वक्त भी मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई का जो इस वक्त सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि उनकी मकबूलियत इस वक्त अवाम में मुसलमा है। अगर आपने उस मकबूलियत को आप सही समझते हैं या गलत समझते हैं, ये हमारा हक है, और हमने देखा भी है, जो बात आप इशारा कर रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस इशारे की अफादियत उस वक्त है कि जब उनको अवाम की राय के, देखिए जमहूरियत के अलावा और क्या रास्ता है इस वक्त दुनिया में हमारे पास या किसी, जिसके नतीजे में आप किसी हुकूमत को कायम या फारिग कर सकते हो। तो अब ऐसी सूरत में अगर रास्ता ही कोई नहीं है तो फिर जमहूरियत ही वो रास्ता है जिसके जरिए आप लीडरशिप्स की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। उसकी जजमेंट के लिए अगर पीटीआई वालों को भी मैं आज कह रहा था कि उनकी लीडरशिप को चाहिए कि वो अपनी पार्टी को सियासी लोगों के जरिए चलाएं, टिकटॉकर्स के जरिए या इंजीनियर्स के जरिए या वकला के जरिए चलाने की या पैराशूटर्स के जरिए चलाने की कोशिश ना करें। उन्हें भी चाहिए, लेकिन हम सबक सीखते हैं नहीं सीखते, ये तो फिर हमारे लीडरों का और हमारे मुल्क के मतलब जिनके हाथ में अख्तियार है उनकी जिम्मेदारी है। हमारा तो हक ये है कि हम हक बात कह दें, और हक ये है कि जमहूरियत के अलावा कोई रास्ता सही। और दुआएं साहब, जिन हाथों में अभी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, इतने भारी मैंडेट के साथ भी क्या अपोजिशन का रोल इस वक्त मौसर तरीके से आप इनको निभाता हुआ देख रहे हैं? चूँकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर ये तमाम आज़ाद उम्मीदवार, ज़ाहिर इलेक्शन तो उन्होंने आज़ाद हैसियत में लड़ा, लेकिन सबसे बड़ी जमात थी ये, क्योंकि बैकिंग तो तहरीक इंसाफ की थी। लेकिन क्या उतनी मौसर अपोजिशन ये कर पा रहे हैं? मौलाना फजल रहमान भी अपोजिशन में मौजूद हैं, उनके साथ इंगेज होकर क्या रमज़ान के बाद ये हुकूमत के लिए कोई थ्रेट या कोई ख़तरा बन सकते हैं? जो माशी और सियासी चैलेंजेस हैं हुकूमत के अपने इत्तेहादियों को लेकर या मईशत को लेकर, वो तो अपनी जगह, अपोजिशन कितना बड़ा थ्रेट साबित हो सकती है? देखिए, ऑपोजिशन का थ्रेट बनना या पीटीआई का थ्रेट बनना इस वक्त हुकूमत के लिए वो डिपेंडेंट है उनके जो रहबर हैं या रहनुमा हैं उनके फैसलों के तहत। अगर वो इस वक्त अपनी पार्टी को अपने पुराने और साथ चलने वाले जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनकी बुनियाद पर चलाएंगे तो मैं समझता हूं कि वो तहरीक भी चला सकते हैं और मुल्क में तहर्रुक भी पैदा कर सकते हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दाम भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ उनके जरिए चलाना चाहेंगे जो उनकी कान तक पहुंच जाते हैं, तो कान तक तो वही पहुंचते हैं जिन्हें पहुंचाया जाता है, और वो फिर वही कुछ करेंगे जो करवाने वाले चाहते होंगे, या फिर टकराव हो जाएगा या फिर कोई साइड लाइन कर दिए जाएंगे मुल्क का, उसमें कोई फायदा नहीं नजर आता। इसलिए मैं लीडरशिप से, इमरान खान साहब से दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूंगा कि वो अपनी पार्टी को अपने सियासी वर्कर्स के जरिए चलवाएं और जो उन तक पहुंच पाए या ना पाए उनकी विजडम पे एतमाद करें, क्योंकि इसी का नाम जमहूरियत है। और जो जमहूरियत के रास्ते जो पहले भी एटीएम्स और पीटीएम्स आई थी वो सारी की सारी भाग गई मुश्किल में। आज भी अगर कोई
आएंगे तो वो बन गए, ओहदों पे चले गए, उसके बाद फिर भाग जाएंगे। साथ उनके सिर्फ उनका वही पुरखुलूस वर्कर और लीडर रहेगा जिसने हमेशा उनका साथ दिया। ठीक है, चलें दुरानी साहब एक छोटा सा हम यहाँ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस सेनेट इंतखाबात एक हफ्ते के बाद होने जा रहे हैं, और क्या ये भी आम इंतखाबात की तरह मुतनाज़ तरीन होंगे? पिछली बार करोड़ों रुपए चले थे, तो क्या इस बार अरबों रुपए की यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग होगी? और कुछ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल भी नज़र आ रही है कि फैसल वाडा को MKM सपोर्ट करने जा रही है और वो उनको सेनेटर बनवाना चाह रहे हैं। इस सब पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो दुरानी साहब, ये इस बार जो सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं, आम इंतखाबात की तरह जैसे 8 फरवरी को मुतनाज़ तरीन इंतखाबात हुए, ये भी उसी का एक रिपीट टेलीकास्ट होगा, या यहाँ पर हम सूरत हाल कुछ माजी की निस्बत बेहतर देख सकते हैं? हॉर्स ट्रेडिंग की कुछ खबरें तो निकल कर अभी से सामने आ रही हैं। जनाब, क्या एक बरहना सियासत है, एक बरहना पार्टियों की एक बरहना सियासत है जिसमें हया, शर्म या अकदार का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें से आप जितनी भी अच्छाई निकालने की कोशिश करेंगे, क्या निकलेगी? मतलब ये है कि ये एक ऐसी इखलाक बाख्तगी का एक मुजाहरा नजर आ रहा है मुझे मुस्तकबिल करीब में, कि जिसके बारे में तबसरा करने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है, अपने आप को सियासतदान कहने में शर्मिंदगी महसूस होती है। जो पार्टियां इस वक्त इक्तदार में हैं, जिस तरह वो आई हैं, उस पर शर्मिंदगी होती है। आगे जो कुछ वो कर रही हैं उस पर शर्मिंदगी होती है। मतलब ये है कि जब कौमों का किरदार और लीडरों का किरदार और पार्टियों की अकदार खत्म हो जाए, तो उसके बाद ऐसी सियासत ही देखने को मिलती है जिसमें इज्जत और एहतराम नाम की कोई चीज। मैं बहुत दिल से ये बात कर रहा हूँ, रमजान का महीना है, रोजे से बैठ के ये बात कर रहा हूँ कि मेरे पास पशेमानी के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपने बच्चों को चेहरा किस तरह दिखाऊं। मुझे ये समझ नहीं आती कि इस कौम की, इस मुल्क की जो नौजवान है, उनको मैं क्या कहूँ कि कौन लोग हैं जिनको इक़्तिदार तक हम पहुंचाते हैं, और कौन लोग हैं जो क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। इनकी ज़बान और जिनका ज़मीर का आपस का राब्ता हमेशा के लिए कट चुका है। ऐसे हालत में आप जो सेनेट के इंतखाबात में देख रहा हूँ, वो माजी करीब और माजी बईद की निस्बत मजीद अताह गहराइयों में और अंधेरों में डूबे हुए इलेक्शन मुझे नजर आ रहे हैं, जिसमें कहीं भी कोई, मुझे एक साहब ने पूछा कि आप भी सेनेट में रहे, मैं इस दौर में सेनेट के लिए बात करने में मुझे महसूस होती है। तो जाके मैं देखें, अवाम का इलेक्शन था जो कि पिछला 24 का इलेक्शन था, 8 फरवरी वाला। अवाम ने हक अदा कर दिया कि उन्होंने जिसको वोट देना था, दूसरों की गाड़ियों में बैठ के भी उसी को वोट दिया। अब आज जो लोग मुंतखब होकर चले गए, जिन्हें आप लीडर कहेंगे अवाम का, वो क्या करते हैं वो आपके सामने आ जाएगी। तो मतलब ये है कि स्याहकारियों का जो ये एक लंबी दास्तान है, इस पे आप मेरे से क्यों सुनते हैं? मैं बहुत दिलगरफ्ता हो जाता हूँ ऐसे मामला के ऊपर। सही, लेकिन मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं एक फर्द के पशेमानी महसूस करूँ। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद थे, और सेनेट इंतखाबात से उन्हें कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। और 8 फरवरी के इंतखाबात जिस तरह हुए, वो कह रहे हैं कि उसी तरह से सेनेट इंतखाबात भी मुतनाज़ तरीन साबित हो सकते हैं। अब ये मोहम्मद अली दुरानी साहब की राय है। दीगर सियासी जमातें इस पर क्या सोच रही हैं, इन इलेक्शन से कितनी उम्मीद लगाए बैठी हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो शौकत साहब, अब सेनेट इंतखाबात से आपको क्या उम्मीद है? चूँकि आपको वैसे भी अददी हैसियत अक्सरियत अब आपकी वहाँ पर कम होने जा रही है, और चूंकि मखसूस नशिस्तें आपको नहीं मिल सकी, आज उसका तफसीली फैसला भी सामने आया, तो पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की तायद कर दी है कि आईनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने मखसूस नशिस्तों की तकसीम की है। तो सेनेट में आपको इसका नुकसान होने जा रहा है, 6-7 नशिस्तों से आप महरूम हो जाएंगे। मैंने कहा, ये बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन भी होते हैं, और इलेक्शन के जो नताइज होते हैं वो बदकिस्मती से सारा मैंडेट चोरी हो जाता है, और हकदार को हक नहीं मिलता, आवाम की राय को तस्लीम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। महंगाई में किस कदर इजाफा होता जा रहा है, ये आगे चल के आपको अंदाजा भी हो जाएगा, कौम भी देख लेगी। देखिए, ये सिर्फ एक मैंडेट चोरी करना नहीं होता है, तो पूरे निज़ाम को तलपट करना होता है, पूरे निज़ाम को मफलूज करना होता है। और आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो मफलूज है। आज वज़ीर आज़म भी मफलूज है,
वज़ीर आज़म के पास कोई इख्तियार नहीं है। अभी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म में भी चपकलश देख लेंगे। तो इशू ये है कि देखिए हमारा मैंडेट पहले से ही चोरी हुआ, हम तो उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ऊपर से जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी हमसे छीन ली गई। तो इसका मतलब है कि अवामी राय की कोई अहमियत नहीं है इस पाकिस्तान में, और उसकी वजह से जो भी हुकूमत बनेगी वो कठपुतली होगी और वो आवाम के ऊपर आके अजाब बन के गिरेगी। आप देखें जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के साथ। आप कह रहे हैं कि जिन हमारी नशिस्तें कम हो जाएंगी सेनेट की, यहाँ तो पूरा निज़ाम ही मफलूज होता जा रहा है। हमारी नशिस्तों से क्या फर्क पड़ेगा? असल चीज तो ये है कि निज़ाम कैसे चलेगा। ये जो धूस धांधली जबरदस्ती इस तरह लोगों को मुसल्लत करना, हुकूमत में बिठाना, फिर उनको आप देखें ना, इस वक्त जो हुकूमत बनी है उनको ये भी नहीं पता है कि वो कल तक रहेगी कि नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी आज भी हुकूमत में शामिल नहीं है। वो कह रहे हैं जी हम सपोर्ट करेंगे। अब कब तक करेंगे उनकी मर्जी है। कल वो सपोर्ट छोड़ दें, हुकूमत राम करके गिर जाएगी। तो ये सारी चीजें देखना पड़ेगा हमें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम इलेक्शन क्यों कराते हैं, अरबों रुपए क्यों लगाते हैं? अगर हम अपनी मर्जी के मैंडेट लेना चाहते हैं, मर्जी के फैसले करना चाहते हैं, तो वो तो फिर डायरेक्ट करें, कौन आपसे पूछने वाला है? तो शौकत साहब, जिस तरह ये हुकूमती जमातों की आप बात कर रहे हैं, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों में भी छोटे मोटे इख्तिलाफात हैं, लेकिन आपकी अपनी जमात के भी इख्तिलाफात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। उमर अयूब साहब को नोटिफाई ना करने की दरख्वास्त की गई है स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब से। अब आप लोग असद कैसर साहब को लाना चाहते हैं, तो ये पहले इस पर मुशावरत नहीं हुई थी कि किसको कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर लगवाना है? ये इतने बड़े इश्यूज नहीं है। तो इमरान खान जिसको कहेगा वो हो जाएगा, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। असद कैसर भी पार्टी के उससे एम्बिट से बाहर नहीं है, और ना ही उमर अयूब साहब उससे बाहर है, ना वो अपने आप को बाहर समझते हैं। चूंकि इस वक्त लीडर जेल में, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं पार्टी के अंदर कि वो खुद आगे आ जाए, लेकिन लीडर होता है। इस तरह नहीं हो सकता। लोगों की कुर्बानियां हैं, लोग 96 से पार्टी के साथ वाबस्ता है। जो लोग नए आए उनकी हम इज्जत करते हैं, वो हमारे साथ उन्होंने स्ट्रगल किए, तो ये साथ मिलकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी पुराने सारे हट जाएं। जिन्होंने जाना था वो चले गए, जो रह गए हैं ये प्योर लोग हैं, और मेरे ख्याल से इनको एक साथ लेकर चलना होगा। जो भी इस वक्त बड़े हैं, जो भी इस वक्त पार्टी को संभाल रहे हैं, उनको चाहिए कि एक दूसरे का एहतराम करें और आगे बढ़ें। तो शौकत साहब, पार्टी के जो पॉलिटिकल माइंड्स हैं वो क्या इन लीगल माइंड्स की क़यादत को एक्सेप्ट कर चुके हैं? चूंकि अभी भी आप देखें कि शेर अफजल मरवत साहब कुछ बात कर देते हैं, जो पॉलिटिकल माइंड्स रखने वाले लोग हैं उनका रवैया बिल्कुल धीमा और मुख्तलिफ होता है। आप मुख्तलिफ तरीके से बात कर रहे हैं और पार्टी की लीडरशिप बिल्कुल अलहदा बात कर रही होती है। देखिए, मैं तो 96 का वर्कर हूँ। 1996 में जब पार्टी बनी थी तहरीक इंसाफ, तो मैं उसमें शामिल हुआ, और मेरी जो बात है वो इमरान खान की बात होगी। मेरी अपनी सोच होगी। मेरी ये सोच हरगिज़ नहीं है कि मुझे कोई पार्टी का ओहदा मिले। मैं 96 से हूँ, अभी मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, ना हुकूमत में ओहदा है ना पार्टी में कोई ओहदा है, लेकिन मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। मेरी पार्टी है। मुझे आज भी 96 में जिस नजरे से मैं शामिल हुआ था, आज भी उसी नजरे के साथ कायम हूँ। जो लोग इस सोच में आए हैं कि जी पार्टी से फायदा उठा लेंगे, तो वो जरा अपने उस पर नजरसानी कर ले। बाकी ये देखें, कोई बर्गर पार्टी तो है नहीं। तो ये साबित भी हो गया कि ये प्योरली वर्कर्स पार्टी है, और इसमें कोई मोरूसियत भी नहीं है। ठीक है। और अब ये जो मेहनत करेगा वो ऊपर। सेनेट के इंतखाबात के बाद, ईद के बाद, अब प्लान क्या है अपोजिशन जमातों का? क्या मौलाना साहब के साथ मिलकर आप कोई एहतजाज प्लान करेंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कैपेसिटी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ कोई एहतजाज करने का इरादा रखती है? हुकूमत को अब टफ टाइम कैसे देना है इलेक्शन के बाद? देखिए, हमने पूरी कोशिश की है। आपको याद होगा, मैं भी जमात इस्लामी के साथ भी हम मिले थे, मैं उसमें था। फिर शरपाव खान की पार्टी के साथ मिले, मैं उस डेलीगेशन में शामिल था। और भी हैं, अचकज़ई साहब हैं, GDA है, मौलाना साहब हैं, सबसे हमने मुलाकातें की और सब बताया है कि ये किस तरह कायम हुई है। और ठीक है शौकत साहब, साथ रहिएगा, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करता हूँ। पीपल्स पार्टी के सीनियर बख्शांडियो साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो मौला बख्शांडियो साहब, अभी तो ज़ाहिर है रमज़ान है, अपोजिशन जमातों की भी वो एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। अब इलेक्शन के बाद मौलाना फजल रहमान की जमात भी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी एहतजाज करने का इरादा रखते हैं, और इस हुकूमत में आप अमली तौर पर शामिल नहीं हैं। तो इस हुकूमत को कितना मजबूत देख रहे हैं आप ईद के बाद भी? देखिए, हम हुकूमत के साथ तो हैं, अब शामिल नहीं है, उहदों में नहीं है,
लेकिन हम उसकी सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक हजरत मौलाना के एहतियात का सवाल है, बहरहाल वो भरपूर कोत का मुजाहरा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसके लिए हुकूमत के लिए खतरे की कोई बात नहीं है। हुकूमत अपनी जगह रहेगी और चलेगी। इस हुकूमत के दो बड़ी पार्टियां साथ चला रही हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से खतरा हो सकता है। और इसमें आप ज़ाहिर है फिर इसी तरह अपनी बात मनवाते रहेंगे, जिस तरह अभी वज़ीर आज़म ने चेयरमैन इरसा लगाया, आप लोगों ने एतराज़ किया, उन्हें वापस करना पड़ा, फिर वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आप फिर एतराज़ करेंगे, उन्हें वो फैसला भी वापस लेना पड़ सकता है, जो कि अभी बड़ा ज़रूरी है। हम अपने कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं बता रहे। इरसा के चेयरमैन का जो मामला था वो आईनी मामला था, कोई ऐसी आम बात नहीं थी। वो सिंध के लोगों की जिंदगी और मौत का मसला था। ऐसे तो नहीं हम कर सकते, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं कर रहे। जो हमारे मामलात हैं, कौमी मामलात हैं, आईनी तौर पर तय किए हुए हैं, अगर उनको छेड़ा जाएगा तो हम जरूर एहतियात करेंगे। वैसे कोई हमारे पास नहीं है, हुकूमत को अख्तियार है जो चाहे फैसला करे, लेकिन जिस फैसले को हम सूबे के खिलाफ समझेंगे, लोगों के खिलाफ समझेंगे, हम एहतियात करेंगे और आवाज भी बुलंद करेंगे। ठीक है। और चांडी साहब, अभी आपके आने से पहले सेनेट इंतखाबात की बात चल रही थी, तो ये इंतखाबात आपको माजी से कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं? अभी 8 फरवरी का जो एक पूरा सिलसिला था, उस पर आपकी पार्टी को भी एतराज़ात थे कई हलकों में, और उसके नताइज पर फिर आप लोग आगे बढ़े और हुकूमत में आगे आप लोगों ने एक सिलसिले को चलाने के लिए हुकूमत को सपोर्ट किया। हमने बवक्त ज़रूरत जब भी समझा है कि आईनी और जमहूरी अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए, एहतियात करना चाहिए, तो वो तो हमने किया है। लेकिन जहां हम देखें कि कोशिशें हो हुकूमत को डिरेल करने की और हम समझें कि निज़ाम ही खत्म हो जाए, तो हम उसकी हिमायत कभी नहीं करते। आप माजी में देख लें, हमें लाख तकलीफें हुई, लेकिन हमने हुकूमत को गिरने नहीं दिया। और गैर कानूनी तौर, गैर आईनी तौर पर हम किसी हुकूमत गिरने की हिमायत कर ही नहीं सकते। और चांडी साहब, सेनेट इंतखाबात में हमेशा पैसे चलने की बात होती है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती है, करोड़ों रुपए बोलियां एक एक सीट की लग जाती हैं। इस बार भी आपको ऐसा होता लग रहा है, या इस बार थोड़ा सा आपको एक तब्दील माहौल नजर आ रहा है? तब्दीली था, किसी ने महसूस किया तब्दीली को, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए लगने का कोई मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं खुद भी 12 साल सेनेट में रहा हूँ, 2 बार इंतखाबात देखिए मैंने सेनेट के, तो हर सेनेट में ऐसी बातें होती हैं और सच्चाई पर मुबनी भी होती है, लेकिन इस बार कोई इतनी ज्यादा नजर नहीं आई। अच्छा, तो शौकत यूसुफजई साहब, ये इस बार आप लोगों को भी कोई एतराज़ नहीं है? सेनेट इंतखाबात बेहतर माहौल में होने जा रहे हैं, आप लोग के रिजर्वेशन हैं अपने तौर पर मौजूद? देखिए, जिस तरह मैंडेट चोरी करके हुकूमत बनाई है ना, इसी तरह सेनेट इलेक्शन भी उसी के आकाश होंगे। कोई नई चीज नहीं होगी उनका। इसमें पैसा भी चलेगा, इसमें हर चीज चलेगा, और इलेक्शन से पहले प्री पोल धांधली भी हो गई। हमारा जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी हमसे छीन ली गई। तो ये एक माहौल बनाया गया है, और उस माहौल, ये सारा ड्रामा जो है वो इसलिए था कि सेनेट के इलेक्शन भी आ रहे हैं, वो भी उनके मुद्देनजर थे। और उससे पहले जो है वो आपने देखा जो कुछ किया, यानी हुकूमत बनाना तो अक्सरियती पार्टी का हक बनता है ना। और जब आप उनसे 60, 70, 80 सीटें आपने उनसे छीन ली, फिर मखसूस नशिस्तें भी आप देने के लिए तैयार ना हुए। लेकिन शौकत साहब, आपको तो पेशकश की थी पीपल्स पार्टी ने कि आप उनके साथ मिलकर हुकूमत बना लें। आप पेशकश कबूल करते तो आज आपकी इत्तेहादी हुकूमत होती। देखिए, हम इत्तेहादी में तो जाना नहीं चाहते थे ना, हम अपनी हुकूमत बनाना चाहते थे, हम बना सकते थे। अवाम ने हमें वोट तो दिया है ना। अब चांडियो साहब का ताल्लुक सिंध से है, ये दिल पे हाथ रख के कहे कि कराची में मैंडेट किसको मिला है और सीटें किसको मिल गई। तो ये तो देखे ना, पाकिस्तान में ये चीजें होना, इससे पाकिस्तान कमजोर हो गया है। सही। और मैं इन्होंने कहा कि चांडियो साहब से इनकी राय ले भी लेता हूँ कि ये क्या सोचते हैं सिंध के मैंडेट से मुताल्लिक। जी चलें, मुकम्मल कर लें आप। ये कह रहा है कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। ये आप देखेंगे, ये जो महंगाई का तूफान उठने वाला है 2 महीने में, वो मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत, ये हुक्मरान ठहर सके उसके आगे। ये अवाम का सैलाब आएगा। ये आप क्या सोचते हैं? आप इस वक्त आप 155% आपने गैस महंगी कर दी, 600% पहले ही आप महंगी कर चुके हैं गैस इसी साल। तो ये अवाम को क्या दिखाना चाहते हैं? ये कभी हुआ है दुनिया के किसी उसमें? फिर आपको ईरान जब सस्ता गैस दे रहा है, चांडियो साहब की पार्टी ने खुद वायदा किया है उसके साथ, तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है कि जी अमेरिका नाराज हो जाएगा? आप अमेरिका के इतना मानते हैं जैसे उसने कोई डॉलरों की बारिश करनी है पाकिस्तान के ऊपर।
तेल वो नहीं छोड़ रहे हैं। चले यूसुफ सईद, मैं वापस आता हूँ, जरा पॉइंट आपका आ गया। अब ये दोनों पॉइंट जरा चांडियो साहब के सामने रखते हैं। चांडियो साहब, एक तो इलेक्शन के मैंडेट का सवाल शौकत यूसुफजई साहब का, कि उन्होंने कराची की मिसाल दी कि यहाँ पर मैंडेट किसका था आपकी नज़र में और अब सीटें किसको मिल गई, और फिर ये महंगाई का मुकाबला कैसे करेगी ये हुकूमत, जो अब इस वक्त रमज़ान में भी ये सूरत हाल है और अभी ईद के बाद ये शौकत साहब कह रहे हैं तूफान आएगा महंगाई। मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और बात ठीक की है, महंगाई का तूफान आराम से गुजरने का नहीं है, ये तूफान हिला के रख देगा। पहले भी खुद यूसुफ सईद साहब की पार्टी को भी इसी महंगाई के तूफान ने हिलाया। इनके कई वज़रा का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है। उन्होंने कहा हमारा बेड़ा गर्क हमारे दौर की महंगाई करेगी, हम नाकाम हो गए महंगाई को कंट्रोल करने। वो ठीक कह रहे हैं, बात ठीक है। तो अगर ये हुकूमत भी कंट्रोल नहीं करेगी तो भी नुकसान होगा, लेकिन इस हुकूमत को दिखाना जरूर होगा, आवाम को एतमाद दिलाना होगा कि ठीक है, फौरी तौर पर ये हुकूमत कंट्रोल नहीं भी कर सके तो भी हम इकदाम तो ऐसे कर रहे हैं कि कंट्रोल किया जाए, और दूसरी भी जो तलाफी मुमकिन हो सके आवाम के लिए आसानियां पैदा करने के लिए वो करेंगे तो बेहतर होगा, वरना ये बात तो ठीक है। जहाँ तक इलेक्शन के मैंडेट का सवाल है, और उसमें मेरा ख्याल है कराची के मैंडेट की बात बाद में होगी। इनको कैसे मिला था, इन्होंने कौन से इंतखाबात जीत के मैंडेट कराची का इस्तेमाल किया था? कराची अक्सर सीटों पर एमक्यूएम जीती आई है बरसों से, ये अचानक कौन सा जादू लाए थे रातों रात? तो चांडियो, इसका मतलब जो एमक्यूएम को इस बार सीटें मिली है वो भी उन्होंने अपनी सीटें आपकी नजर में वापस ले ली, इसका मतलब कराची के इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं ली थी, जैसे उन्होंने दी थी ऐसे ही मामला है। कराची में जो होता है इलेक्शन में वो सारी दुनिया को पता है। 2-3 सीटें छोड़े जो पीपल्स पार्टी जीत। चांडियो साहब, इलेक्शन के बाद जो पीपल्स पार्टी के बयान थे वो एमक्यूएम के मैंडेट को जाली कह रहे थे, और अभी आसिफ अली जरदारी साहब के सदारत के वोट से पहले तक भी जाली कह रहे थे पीपल्स पार्टी वाले। देखिए, मैं अभी भी बात कर रहा हूँ कि जो कैसे लेते हैं सबको पता है। कराची के इंतखाबात की बात ना करें, एमक्यूएम पावर में है तो मैंडेट कहाँ और कैसे होता है? एमक्यूएम कमजोर है और मान गई ये बात सरदारों की, तो फिर कैसे होता है? ये अलग बात है। पीटीआई के मुकाबले में एमक्यूएम इलेक्शन जैसे लड़ी ही नहीं थी। सही, उन्होंने खामोशी से कह दिया था कि आपकी मर्जी। ठीक है। और कराची में तहरीक इंसाफ को मैंडेट ऐसे ही मिला है। ठीक है, जैसे एमक्यूएम को 18 मिला। ठीक है चांडियो साहब, पॉइंट आपका आगे। जरा एक आखिरी कमेंट में शौकत यूसुफजई साहब से ले लूं। शौकत साहब, जैसे 2018 में आपको सीटें मिली थी कराची में, 24 में एमक्यूएम को वैसे ही मिल गई। देखें, ये हम पे इल्जाम जरूर है, लेकिन ये आप देखें कि इमरान खान की अपनी पॉपुलैरिटी भी थी। इस तरह नहीं है कि मतलब हमें एकदम वहां से जो है ना जीरो से उठा के हीरो बना दिया गया, ऐसा नहीं है। और हमने साबित किया ना, ये हमने साबित किया 2024 के इलेक्शन में कि हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे, जिस तरह हम पे जो बाकी पार्टियां होकर आती हैं, इस तरह हम नहीं थे। हमारी अपनी पॉपुलैरिटी भी थी और वो साबित किया हमने। इस दफा हमारे पास कोई कंधा नहीं था। तो किस तरह लीडर जेल में, वर्कर जेलों में, जो उम्मीदवार थे उनको कंपेन नहीं करने दी, उसके बावजूद बहुत सारे लोग जीत कर आए हैं। तो कराची तो है ही पीटीआई का गढ़, ये तो अभी आपको पता चल जाएगा। अभी भी आप जब भी आप करें इलेक्शन, आपको पता चल जाएगा कि ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म ने गैस की बढ़ती कीमतों पर बरहमी का इज़हार किया है। क्या अब ये कीमतें बढ़ना रुक जाएंगी या फिर इसी तरह से बढ़ती रहेंगी? एक ब्रेक के बाद आकर इस पर मज़ीद बात करेंगे। एक बार भी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और गैस की बढ़ती कीमतों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बरहमी का इज़हार किया गया है। जो गैस की तकसीम कार कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से जो इजाफ़ा तजवीज़ किया गया था, अगर उस पर अमल दरामद होता है तो 155% तक का इजाफ़ा बिलों में हो सकता है। और पिछले एक साल में हम देखें तो पहले ही 600% का इजाफ़ा गैस के बिलों में आम सार्फिन के लिए किया जा चुका है। तो ये कीमतें अभी मज़ीद कितनी बढ़ेंगी? और वज़ीर आज़म ने जो बरहमी का इज़हार किया है उसकी क्या वजूहात हैं? क्या हुकूमत कहीं
कहीं रिलीफ देने की पोजीशन में इस वक्त तमाम को है। इस वक्त क्या मुआशी सूरत हाल आगे पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम लेने जा रहा है, तो किन शराइत का उसको सामना करना पड़ेगा, इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, जो इस वक्त एनर्जी का टैरिफ है हमारे मुल्क में, ज़ाहिर है वो हर गुजरते महीने के साथ, बल्कि आप हफ्तों या दिनों के हिसाब से समझें, उसमें इजाफा होता है। तो ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? वज़ीर आज़म ने बरहमी का इज़हार ज़रूर किया है, लेकिन क्या उनके पास इतनी इस वक्त कैपेसिटी है, उनकी ये पोजीशन है कि वो आवाम को रिलीफ दे सकें और इस इजाफे को थोड़ा सा रोक सकें? जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई रूम होगा या वो कर सकेंगे, क्योंकि ये जो इशू है ये IMF प्रोग्राम के साथ हम जो है हैंडल करना है। और IMF प्रोग्राम ये रिक्वायर करता है, ये कंडीशंस है उनकी कि प्राइसेस को बढ़ाया जाए ताकि जो गैस जो है, जो उसकी कीमत है बनाने की या उसे पहुंचाने की, और जो कीमत है जो सारिफीन को दी जाती है, उसमें बहुत फर्क है अभी भी। और उसमें दोनों सारिफीन हैं, घरेलू भी हैं और इंडस्ट्रियल भी हैं। तो अब देखना ही होगा कि इसको किस तरह से हैंडल किया जाता है, क्योंकि इससे कोर्स जो है वो इन्फ्लेशन में इजाफा होता है और गैस की कीमत को वैसे भी जो है वो मार्केट कीमत पे लाना पड़ेगा। और मेरे नहीं ख्याल कि इससे कोई कुछ किया जा सकता है, क्योंकि IMF में कि हमें नया प्रोग्राम जो हमें लेना है तो हमें अपनी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा और प्राइसिंग को भी जो है वो मार्केट बेस करना पड़ेगा। सर, और साहब, ज़ाहिर है इन इजाफों से जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो किस तक मुतासर हो रही है? जब इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमत बढ़ जाती है तो वहाँ उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है। पिछले दिनों हमने देखा इंडस्ट्री ने प्रोटेस्ट भी किया और उनका ये कहना था कि जो इस वक्त ऑर्डर्स हैं इंटरनेशनली वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी इकॉनमी के लिए फिर कितना नुकसानदेह इस वक्त एक लार्जर पिक्चर में? देखिए, इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह ये चीज़ है कि हम जब गैस का उसकी जो मार्केट की कीमत है उससे बहुत सस्ती करके बेचते हैं और सब्सिडी कर देते हैं बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से गैस जो है वो चूल्हों में ज़ाया ज़्यादा होती है बनिस्बत इसके कि बिजनेसेस को गैस सस्ती मिले और वो जो है एक्सपोर्ट कर सकें और कुछ ज़र मुबादला कमा सकें, और उसी ज़र मुबादला से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, सरमायाकारी हो, ग्रोथ हो और लोगों के घर जो है वो बेहतर चले। ये हमें बहुत पहले सोच लेना चाहिए था। अब ये इसलिए ज़्यादा जो है वो खतरनाक लगता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसलिए लगती है कि हमने पिछले 20-30 सालों में अपने गैस के ज़खायर को सही से इस्तेमाल नहीं किया और बहुत सस्ते दामों जो है वो मार्केट को दिया, और अपने पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है उसको पूरा करने के लिए सस्ते दामों गैस बेची, सस्ते दामों बिजली बेची, सस्ते दामों पेट्रोल बेचा, जिसकी वजह से लोगों को सब्सिडी की लत भी लगी। और अब अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उसकी और हमारे पास ज़खायर बहुत कम है, तो अब हमें प्राइसेस बढ़ानी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से हमें तकलीफ का सामना है और डेफिनेटली इससे एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ता है। एनर्जी की चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए, सरमायाकारी के लिए। वो है टैक्सेस, और सरमायाकारी के लिए दूसरा जो बड़ा पोर्शन है, बड़ा हिस्सा जो होता है वो एनर्जी होती है, और तीसरा जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि जो शरह सूद है। इस वक्त ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा हाई हैं हमारे यहाँ बनिस्बत पूरे रीजन के। तो इनको कम करने का एक ही तरीका है कि हम जो है रिफॉर्म्स करें, अपने खर्चों को कम करें, अपने टैक्सेस को सही जगह लगाएं और अपने जो अखराजात हैं वो कम करने के साथ साथ जो है सरमायाकारी की तरफ। और कौन सा एनर्जी टैरिफ बढ़ाना, ये IMF का स्पेसिफिक प्रेशर है कि आप अपने सेक्टर के टैरिफ्स को बढ़ाएं, टैक्सेस को बढ़ाएं, या फिर ये हुकूमत खुद इक़दाम ले रही होती है ताकि IMF को बेहतर तरीके से कन्विंस किया जा सके? देखिए, डेफिनेटली ये ऐसे ही है। IMF के पास अगर आपको जानते हैं कि आप करके जाना होगा, कोई भी अब आपको जो है लोन या क्रेडिट या और बिल्कुल मेरे ख्याल में इसी की स्टडी है कि हमने नया हमें प्रोग्राम के लिए जाना है, तो इसके लिए आज ही हमने अपनी सारी जो प्रैक्टिस जो है मैंने सही जगह अगर बताऊँ बहुत सारे इनकी तरफ प्रैक्टिस लगाएं, इस तरफ हमें जो जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि एनर्जी टैरिफ्स और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान को जाना है तो माशी तौर पर बड़ी इस्लाहात की तरफ जाना होगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।